हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले के लेक्चर में मिल्क के संबंध में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें पूरा हो नहीं पाया था, कुछ चूँकि डाटा भी हमें आपको तक पहुंचाना था और वो अधूरा रह गया था, इसीलिए एक नया वीडियो उसके संबंध में बनाया। तो इसमें देखिए हमने लिखा ही है मिल्क सिनेरियो। मिल्क सिनेरियो का मतलब दुग्ध का परिदृश्य। परिदृश्य का मतलब होता है क्या है, उसके डाटा स्टैटिक्स क्या है, उसके संबंध में बताना है। तो उसको बताने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इस डाटा को ही देना नहीं है कि देश में कृषि एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसका शेयर देश के नौकरी हो या फूड उपलब्ध कराना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। और जबकि इसमें लोगों का लगाव या झुकाव सबसे कम देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम अपनी पूरी टीम जो हमारी कोचिंग के लिए काम करती है, उस पूरी टीम को लेकर हम आपके समक्ष आने वाले हैं और कृषि से संबंधित हर समस्याओं के निदान के लिए हम अपने विशेषज्ञों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या डॉक्टरेट कर रहे हैं, वही ना जुड़े। इवन जो एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या अन्य कोई कार्य से जुड़े हुए हैं, एनजीओ चला रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कार्य करूंगा। क्योंकि यदि उनकी भी समस्या कोई ऐसी है जो एग्रीकल्चर से संबंध रखती है, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा एक मिशन है कि देश में कृषि की आधुनिकता को लाया जाए, ताकि देश का किसान भी समृद्ध हो सके। क्योंकि जब तक हमारे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे देश के जो विकसित राष्ट्र बनाने की एक कल्पना की जा रही है, वो कोरी की कोरी ही रह जाएगी, वो पूर्ण नहीं होगी। इसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा और इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमें आप सब लोग का सहयोग है। अगर सब लोग मिल करके इस पे अपना पूरा प्रयास करेंगे, तो हमें लगता है कि एक दिन पुनः भारत वो पुरानी अपनी स्थिति में जो हम लोग कह रहे हैं नहीं, शायद उसको पा सके। और इसी को पूरा करने के लिए ही मैं इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूं कि आप सारे लोग इससे जुड़िए और इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के आप आइए और उसके लिए हम लोग संवाद करेंगे और उसके निराकरण के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हमारी आप लोगों से एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों से मैं ये अपेक्षा कर रहा हूं कि आप भी ये भारत के कृषि की दुर्दशा को समझेंगे और उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो इस चीज़ को मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हमें आप तक पहुंचाना है, उस पर भी एक चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मिल्क सिनेरियो, मतलब दुग्ध की एक समसामयिकी। दुग्ध समसामयिकी में क्या है, तो उसमें तो हमें कुछ थोड़ा सा कल का छूट गया था, उसके पहले बता दें, उसके बाद हम आपका डाटा का डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है 100 ग्राम काउ मिल्क सप्लाई दी एनर्जी। गाय की 100 ग्राम दूध से, गाय के 100 ग्राम दूध से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अगर वो गाय का दूध है तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 75। या देखिए CaLO लिखा है, तो इसका CaLO का मतलब आप कैलोरी से लगाइएगा। तो उस गाय के 100 ग्राम दूध से कितनी ऊर्जा मिल रही है, 75 कैलोरी। उसके बाद है आपका भैंस के भी, तो भैंस के 100 ग्राम दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो देखिए 100 ग्राम से कितनी, 100 कैलोरी। ठीक है, तो डिजिट समान है लेकिन यूनिट वहां पर आपकी, यहां पे ग्राम की बात कर रहा है और यहां कैलोरी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है फैट सॉल्युबल पिगमेंट। ध्यान रखिएगा इसको, यहां हम पिगमेंट की बात कर रहे हैं और फैट सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन मिल्क, मतलब दूध में बसा में घुलनशील, बसा घुलनशील पिगमेंट्स कौन से हैं जो दूध में पाए जाते हैं। तो उसमें देखिए यहां लिखा है कैरोटीन और एक्सियन लिखा है, एक्सियन को आप समझेंगे जेंथोफिल। तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन मिल्क मतलब दूध में पाए जाने वाले बसा घुलनशील पिगमेंट वो कौन कौन से हैं, कैरोटीन है और जेंथोफिल है। तो कैरोटीन और जेंथोफिल से एक चीज आप ध्यान रखिएगा
स्टूडेंट्स कि ये जो कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है, ये जितने भी प्लांट्स हैं या कोई नेचुरल फूड्स है, उसमें जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, उसमें रंगों का प्रमुख कारण यही दोनों होते हैं, अधिकांश में ही देख होता है। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और इसमें ज़ैंथोफिल का देखिए बार बार नाम आता है, जितने भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, यदि उसमें पीलापन का कारक है तो उसमें सामान्यतः आप देखते हैं कि ज़ैंथोफिल का ही नाम आता है। उसके आगे देखिए लिखा है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन मिल्क, मतलब कौन सा पिगमेंट है जो जल में घुलनशील है और मिल्क में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है राइबोफ्लेविन। कौन सा है? राइबोफ्लेविन, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसेंशियल फैटी एसिड फाउंड इन मिल्क फैट। देखिए एक इसेंशियल होता है और एक होता है नॉन इसेंशियल। तो यहां पर बात मैं कर रहा हूं किसकी? इसेंशियल फैटी एसिड की, मतलब जिसकी शरीर को जरूरत ही होगी बाह्य रूप से। तो इसेंशियल फैटी एसिड में कौन सी है? देखिए इसमें दो है और ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक का नाम है लिनोलेक और दूसरे का नाम है एराचिडोनिक। तो इसको दोनों को ध्यान रखेंगे, लिनोलेक और एराचिडोनिक। उसके बाद है आपका देखिए मोस्ट डोमिनेंट मिनरल फाउंड इन मिल्क। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल मतलब दूध में कौन से खनिज लवण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या दूध में सर्वाधिक पाए जाने वाले खनिज लवण। तो दूध में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले खनिज लवण कौन से हैं वो? तो देखिए यहां पर आपका Ca कैल्शियम, P मतलब फास्फोरस। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। देखिए मिनरल का मात्रा दूध में या किसी जगह बहुत कम होता है, लेकिन इसके बिना हमारी शरीर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हार्मोन्स हो, एंजाइम हो, उसको कार्य करने के लिए जो एक्टिवेट करता है, उसको प्रमोट करता है, वो सामान्यतः मिनरल ही होते हैं। इसलिए हमारे शरीर में पशु हो या ह्यूमन हो, उनके शरीर में मिनरल का होना आवश्यक होता है। तो हमारी डाइट में मिनरल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद है आपका लीस्ट डोमिनेंट, कहने का तात्पर्य है सबसे कम पाए जाने वाले खनिज लवण। तो सबसे कम कौन पाया जाता है? आपका देखिए आयरन है, कॉपर है और आयोडीन है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमने आपका वो डाटा थोड़ा सा जो आपके डेयरी से संबंधित जो डाटा है उसका बात यहाँ पे चर्चा हमने किया है। तो इसमें देखिए लिखा है टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का कुल दुग्ध उत्पादन। तो जो भारत की कुल दुग्ध उत्पादन है वर्तमान की, वह है 187 मीट्रिक टन। कितना है? 187 मीट्रिक टन है। उसमें देखिए आगे लिखा है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां से थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा देश पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में बहुत पहले से ही सबसे आगे या पहले स्थान पर बना हुआ है। और ये आपका जो पहले स्थान पर बना हुआ, इसमें भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का बहुत बड़ा हाथ है या उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। आप उनका नाम सुने होंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको कहा जाता भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो उन्हीं के द्वारा ये चीजें संभव हुई है, और आज तक भारत, तब से लेकर आज तक भारत सदैव पहले स्थान पर बना हुआ है। यह हमारे देश के लिए एक उपलब्धता है। लेकिन विडंबना यह है कि इतना प्रोडक्शन होते हुए भी क्या हमारे देश के समस्त नागरिकों को प्रतिदिन जो मिनिमम लेवल ICMR के द्वारा बताई गई है वो उपलब्ध है? शायद ये एक सवाल है। अगर आप इसको देखेंगे, पढ़े होंगे या स्वयं पे एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा यस या नो में जवाब शायद मिल जाएगा। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का कुल दुग्ध उत्पादन कितना है? एक तो भारत है, दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन पूरी दुनिया में कितना दूध का उत्पादन होता है अगर इसका जिक्र करें तो इसमें देखिए आपके सामने लिखा हुआ डाटा 852 मीट्रिक टन। कितना है? 852 मीट्रिक टन।
उसके बाद लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दुनिया के कुल दुग्ध उत्पादन में, विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत की भागीदारी कितनी है। तो अगर आप इसको कितनी को देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 22%। कितना है? 22% है। ठीक है। उसके बाद आगे नीचे लिखा है पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, मतलब ये इंडिया के सेंस में है, ध्यान रखिएगा। ये बात जो की जा रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, तो कहने का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन कितना दूध प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है भाई 394 ग्राम पर डे, मतलब एक दिन में भारत के एक नागरिक को कितना दूध प्राप्त होता है? 394 ग्राम। अब इसके पहले जो मैं बातें वही कह रहा था उपलब्धता की। अब आप यहां से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, क्या ये चीजें हमें मिल रही है या लिखी हुई है। तो मुझे तो जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है तो ये सिर्फ डाटा है, हकीकत में ऐसा है नहीं। क्योंकि ये डाटा अगर मैं सही भी मान लूं तो जहां से आप आते हैं, जहां से हम आते हैं, वहीं पे हम लोग देख सकते हैं यदि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में अगर प्रत्येक लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही तो आखिर वो कौन है जिनको मिल रही? क्योंकि हम लोग भी तो एक इंडियन ही है। तो अगर हमें नहीं मिल रहा तो ये पूरा कह देना सही नहीं होगा। और दूसरा, अगर एक चीज हम मान लें, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में, हरियाणा में, कुछ हद तक राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूध की उपलब्धता बहुत अधिक है। बहुत अच्छी बात है, यह पूरे भारत के लिए होना चाहिए, ये हमारा प्रयास हो। लेकिन क्या 3-4 राज्यों में पूरी उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता होने से क्या पूरे देश के लिए, क्या भारत यहीं तक सीमित है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार है, छोटा नहीं है, जिसको एक दुनिया में एक महाद्वीप कहा जाता है। एक देश होते हुए भी एक महाद्वीप की श्रेणी संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब हम बहुत लंबे चौड़े हैं। हमारी जनसंख्या अगर देखें तो दुनिया में जनसंख्या के मामले में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। हमसे सिर्फ एक देश दुनिया का ऐसा है जनसंख्या मामले जो हमसे आगे है, वो भी हमारा पड़ोसी है, चाइना है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम अपने आप को देखें, इंडिया को देखें, तो इंडिया 7वें स्थान पर आता है, चाइना दूसरे स्थान पर आता है। तो ये चीजें थोड़ा सा एक विचारणीय है और इसको हमें विचार करना होगा। इसका मतलब ये चीजें जो इसमें है वो हम तक वो रियल में नहीं है जो ये डाटा में दिखाई दे रहा है। तो इस पे जो है भी हमें सुधार करना है। आगे आइए देखिए, लिखा है टोटल एग प्रोडक्शन, यह कोष्टक में हमने लिखा है इंडिया, मतलब भारत में कुल कितने अंडे का उत्पादन होता है, मतलब प्रतिवर्ष कितना हुआ है। तो अगर उसको देखेंगे तो लिखा है 100 मिलियन, 100 मिलियन का अंडा उत्पादन हुआ था। ठीक है। उसके बाद लिखा है आपका हाईएस्ट एग प्रोडक्शन स्टेट। तो जो हाईएस्ट एग प्रोडक्शन स्टेट है, ध्यान रखिएगा अंडे के संबंध में आपकी जो साउथ स्टेट्स हैं, भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, ये सारी चीजें वहीं में देखने को मिलती है। तो यहां पर भी देखिए वही है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। उसके बाद आपका देखिए है पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी, मतलब एक आदमी को कितना अंडा उपलब्ध हो रहा, कहाँ? भारत में। तो भारत में एक व्यक्ति को अंडा जो उपलब्ध हो रहा है वो कितना है? 79। अब इसको लेकर के हमने मीट का तो नहीं दिया, लेकिन आपको देश में इन चीजों को लेकर के एक विरोधाभास की स्थिति होती है, क्योंकि हमारे देश में रिलीजियस फैक्टर बहुत मायने रखता है कि उसको कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। अंडे के भी केस में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शाकाहारी, कुछ लोग मांसाहारी। एज एक्सपर्ट हम उसको दो तरह से कहते हैं, एक स्थिति में वो शाकाहारी होता है और एक स्थिति के बाद वो मांसाहारी हो जाता है। लेकिन वर्तमान की उपलब्धता जो है कितनी है? 79 है। उसका ये तो आपका डाटा था। यहीं पे देखिए हमने एक और आपका छोटा सा वो बना लिया है भाई, बॉक्स बनाया है। उस बॉक्स में भी कुछ चीजें हैं और वो आपके वही है जो आपके देश से संबंध रखती है और वो करंट के परिदृश्य के आधार पर ही है। तो इसको थोड़ा सा हम आपको चाह रहे थे, आप तक ये पहुंचे, तो इसको भी यही चीजें अपना कहीं आगे पीछे बॉक्स बना करके लिखते रहिएगा। तो इसमें देखिए लिखा है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, आप भी जानते होंगे पहला ऑर्गेनिक स्टेट, पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अब आपको पता है सिक्किम है कहाँ? ये उत्तर पूर्व के राज्य है,
जहां पर आपका आसाम है, जहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आपका सिक्किम है। और उसके बाद जो दूसरा है, इसके बाद जो दूसरा बना था वो आपका उत्तराखंड बना था। उसके बाद है स्टेट हैव लार्ज ऑर्गेनिक एरिया, मतलब किस राज्य के पास ऑर्गेनिक खेती के लिए क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उसमें नाम आता है मध्य प्रदेश का। किसका आता है? मध्य प्रदेश का। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 हमने इंस्टीट्यूट लिखा है और ये अपने आप में बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे, तो इसको आप देख रहे, लिखा है NOFRI, जिसको अगर आप प्रोनाउंस उच्चारण करें तो नोफरी होगा। तो नोफरी लोकेटेड एट, तो ये नोफरी है क्या, इसको देखना है। नेशनल ऑर्गेनिक, आपका इसको थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि ये आपका जो है देखना होगा कि नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। तो ये जो नोफरी है ये है कहां पे, तो नोफरी कहां पर है आपका, सिक्किम में है। सिक्किम भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी गंगटोक है, यहीं पर आपका कंचनजंगा भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा है इंडियाज ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी, इसी से संबंध ये भी है, इंडियाज ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी सेटअप इन, मतलब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी है ये कहां पर बनाई जा रही है, इसका प्रावधान किया जा रहा है कि इसको स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कहां पर, बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां पे है, गुजरात में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ोदरा है कहां पे, वो गुजरात में है आपका। उसके बाद है जीएसटी फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद पे जीएसटी कितना लगाया गया है, तो इस पे जीएसटी 0 है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। इसलिए नहीं है ताकि इसका लोग उपयोग करें और इसका में लोगों की जागरूकता बढ़े, क्योंकि इसकी जागरूकता ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अभी जो भी खाद्यान्न हमारे देश में उगाए जा रहे हैं वो टोटली केमिकली बेस्ड जो है, हम जो है मिनरलों का उपयोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा। अब हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें और है, थोड़ा सा आप उसको 1-2 चीजें मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया है, लेकिन अगर आपको मैं बताना चाह रहा हूं तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो आप वर्तमान में केवीके ध्यान देख लीजिएगा, उसको डाटा है केवीके कितने हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो वर्तमान में टोटल केवीके 2020 के जनवरी तक की ये चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो टोटल है वो 716। इसको आप लिख लीजिए क्योंकि केवीके के बारे में हमेशा पूछता रहता है। दूसरा, केवीके जो होता है किसके अंडर में गवर्न होती है, तो ये जो केवीके आपका गवर्न होती है वो आईसीआर के, तो उसमें होते हैं आईसीआर के जो डिप्टी डीजी होते हैं, डीडीजी डायरेक्टर, जो आपके डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल 3-4 होंगे, डायरेक्टर जनरल 1 होंगे। तो लेकिन इसमें जो होते हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से, क्योंकि केवीके का काम ही मुख्य है प्रसार करना, तो ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से ही संचालित होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो इसके आगे मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। बस, जय हिंद।